दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे जो आपका फिटर का है, फिटर का एनसीएल का कैट 3 का हुआ था पेपर आपका 30 तारीख का, उसका जो है आंसर की रिलीज़ हो गया है। ऑब्जेक्शन डेट भी है, ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो, आप खुद से डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका आंसर की का लिंक है ना, ऐसे मैं कमेंट में डाल दूँगा, या फिर आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी मैं डाला हुआ हूँ। सो वहाँ से आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, है ना। सो लास्ट डेट जो है ऑब्जेक्शन डालने का वो 7 तारीख तक है। कुछ क्वेश्चन जो है उसमें आपके एरर पाए जाएंगे, गलत आंसर दिया हुआ है, तो उन चीज़ों का आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं अपने साइड से। रेफरेंस किसी बुक का ले लो, या फिर बुक का ही ज़्यादातर चलेगा, है ना। बुक का किसी निम्मी का या फिर एशियन का या कहीं का भी बुक का भी ले लो, वहाँ का आप एक जो कट पेस्ट डाल देना, उसका आपको मिल जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन अभी मिलेंगे जब मैं आपको बता दूंगा। सो ये आपका 30 तारीख को पेपर हुआ था, उसका जो आंसर की है रिलीज़ हो गया है, कल ही रिलीज़ हुआ है। सो आज मैं इसका जो पेपर है वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ, जो कैट फिटर का है, फिटर कैट 3 का है। इसमें आपका ये सारे नाम, एक आंसर की वो वगैरह सारा कुछ देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आपका पार्टिसिपेट आईडी जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका ये पार्टिसिपेट नेम हो गया, है ना। नेम के बाद ये आपका जहाँ पे सेंटर पड़ा हुआ था वो सेंटर हो गया, और ये टेस्ट डेट दे रखा है 30/6/2025 का। और टाइमिंग जो था टेस्ट का वो आपका 12 से 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक। और जो सेंटर दे रखा है वो आपका सब्जेक्ट जो दे रखा है वो सब्जेक्ट आपका टेक्नीशियन फिटर कैट 3 का है ना। सो इसमें से देखेंगे टोटल जो क्वेश्चन आए हुए थे आपके 70 प्लस 30 क्वेश्चन थे, है ना। मतलब 70 जो थे टेक्निकल, और 30 क्वेश्चन जो थे वो नॉन टेक्निकल के थे। मतलब उसमें जनरल थे, रीजनिंग था, मैथ था और इंग्लिश का था, और साथ ही हिंदी का भी कुछ क्वेश्चन था, है ना। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आप पहले नंबर क्वेश्चन में। सो यहाँ पे ये आप देखोगे पहला नंबर क्वेश्चन है, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है इन द सर्कुलर सिस्टम। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये आपका पूरा इंग्लिश में ही है, और मैं कोशिश करूँगा जो आपका हिंदी का होगा, हिंदी का वो भी डाल दूँगा, है ना, जिससे आपको और बढ़िया से चीज़ों को समझ आ जाएगा, है ना। तो ये पूरा इंग्लिश में ही है। सो इन कुछ एक आध क्वेश्चन होंगे शायद हिंदी में, मैंने पूरा पढ़ा तो देखा उसमें कुछ हिंदी में है, बाकी सारे इंग्लिश में ही कर रखा है। तो हिंदी पोर्शन भी इसका मैं डाल दूँगा। सो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन है इन द सर्कुलर सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। तो एंगल मेजरमेंट में तो जो सर्कुलर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। 1 रेडियन का जो है वैल्यू पूछा है। तो 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है ना, वो आपका होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे तो ये आपका 180/पाई होता है ना। ऐसे 1 रेडियन का देखोगे ना, तो 1 रेडियन का होता है 57 पॉइंट कुछ डिग्री में होता है ना। सो ये डिग्री में जब चेंज करोगे ना, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना रेडियन, वही पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। 1 रेडियन का वैल्यू पूछा है। 1 डिग्री में जो होता है आपका पाई/180 होता है, लेकिन ये रेडियन का पूछ रखा है तो आपका 180/पाई हो जाएगा। तो बी जो है आपका सही उत्तर है, और आंसर दे रखा है ए, तो इसलिए गलत हो गया, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और बताना है। ये आपका देखो क्वेश्चन हो गया, ये जैसे आंसर शीट दे रखा है, ये आंसर दिया है एनसीएल की ओर से, है ना। और ये इस साइड जो दिया है ऑप्शन, जिन्होंने आपने सेलेक्ट कर रखा होगा जिसको, वो आंसर आपका ये वाला है ना। आप उसको क्रॉस वेरीफाई करके आप चेक कर सकते हो कितने सही हैं कितने गलत हैं। ये जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, तो दूसरे क्वेश्चन में हाउ द कैलिपर आर क्लासिफाइड। तो कैलिपर को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, तो उसका आंसर जैसे दे रखा है ऑप्शन बी है, और ये भी बी है। तो इसका क्वेश्चन जो है आंसर जो है आपका सही है, तो 1 नंबर यहाँ से मान लो। तो कैलिपर जो होता है वो क्लासिफाइड किए जाते हैं, उनके जो लेग्स होते हैं, जॉइंट ऑफ लेग्स जो होते हैं बेंड टाइप के, स्ट्रेट टाइप के, और साथ ही जॉइंट जो होता है जैसे पॉम जॉइंट हो गया, स्प्रिंग जॉइंट होगा, उसके हिसाब से अलग होते हैं। तो बी जो है आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन में आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका पुली, और इससे आया हुआ क्वेश्चन। तो पुली दिया हुआ है 325 mm इन डायमीटर ड्राइव, है ना। अनदर पुली 1375 mm इन डायमीटर बाई मीन्स ऑफ बेल्ट ऑफ 25 mm थिकनेस है, और द ड्राइवर मेक्स 400 रेवोल्यूशन पर मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ द ड्रिवन पुली, है ना। तो ड्रिवन पुली इसका फार्मूला लगता है आपका, तो जो फार्मूला होता है ये d1/d2 इज इक्वल्स टू d2n2/n1 होता है ना। सो यहाँ से आपको पहले फाइंड करना है कौन कौन सा क्या है। तो ये आपका ड्राइवर है ना, तो ये आपका d1 हो जाएगा। उसके बाद ये 1375 जो है ये आपका ड्रिवन का है, तो ये आपका d2 हो जाएगा। उसके बाद ये आरपीएम दे रखा है, रिवोल्यूशन का दे रखा है, तो ये आपका n1 का हो जाएगा, है ना। तो ये n1 का हो जाएगा। तो n2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको फॉर्मूला इसको d1 इंटू n2
बाई D2। सो हमारा जैसे ये D1 हो गया, तो D1 कितना हो जाएगा 325 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 1375, है ना। इसको जब आप काटोगे तो आपका 95 पॉइंट समथिंग आता है ना। सो फाइनली 100 के करीब आ जाएगा। तो ये जो है आपका सही उत्तर है डी, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वर्कर स्टे अपडेटेड अबाउट वर्कप्लेस सेफ्टी एंड पीपी यूजेज। तो मतलब वर्कर जो है कैसे कैसे उस चीज़ को सेफ्टी और पीपी को यूजेज करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आपका बी आंसर दिया हुआ है। तो बाई गेटिंग सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो मिलता है फ्रॉम रेगुलेटरी एजेंसी। जो भी अब रेगुलेटरी एजेंसी होती है वहाँ से आपका सेफ्टी इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसी के हिसाब से हम पीपीई को यूज़ करते हैं। तो बी जो है आपका सही उत्तर है। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको खाली स्थान पहले ही दे रखा है। इसमें है इन्वॉल्व एग्जामिन द एक्सटीरियर पाइप ऑफ साइन वियर, है ना। वियर को, कोरोजन को, लीक को या अदर जो भी डिफेक्ट होते हैं वो आप कैसे पता करते हो। तो उसके लिए आप विजुअल चेक करते हो, है ना। विजुअल चेक करते हो तो वहाँ से आपको पता चलेगा वियर एंड टीयर का कुछ भी आता है या कोरोजन लगा हुआ है तो बाहर ही दिखेगा। लीक आ रहा है तब भी बाहर ही बूंद बूंद करके टिपकेगा, या फिर कोई भी डिफेक्ट बेंट हुआ है या फिर कटा हुआ है वो सारा दिख जाएगा विजुअल इंस्पेक्शन से। तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छठा नंबर है 1 हेक्टोलीटर न्यूमेरिकली इज इक्वल्स टू लिखा है कि ना, मतलब एक हेक्टोलीटर में कितना होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में जाओगे तो आपका 100 होता है ना, 100 लीटर होता है एक हेक्टोलीटर में। तो डी जो है आपका सही उत्तर है। उसके बाद आते हैं आपका एक और क्वेश्चन है 7 नंबर, राइट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी रेशियो और रोटेशनल स्पीड ऑफ ड्राइविंग पुली N1, रोटेशनल स्पीड ऑफ ड्राइविंग N2। और ये तो यही आपका जो अभी हमने करा था ना, वही आपका जैसे इसमें N2/N1 किया है तो हमने जो किया था D1/D2 इज इक्वल्स टू N2/N1 किया था, है ना। अब उसमें से क्या है, टाइम भी है, थिकनेस ऑफ इसका बेल्ट का लगा रखा है तो टाइम का है ना। सो इसमें जब आप पुट करोगे टाइम का तो आपका इसके साथ ऐड हो जाएगा टाइम, है ना। तो आपका यही है बी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखते हैं कि ऑप्शन में ये क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है ना। इसने ऑप्शन में भी मारा था और आपका ऑप्शन भी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का है ना। इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC शोन इन द फिगर। जैसे आपका देखो ये एक त्रिभुज दिखा रहा है, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो करेक्ट स्केंट ऑफ एंगल। सेक थीटा का पूछ रखा है तो पहले कोस थीटा का निकालो। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, है ना। कोस थीटा का क्या हो जाएगा, ये B/H होता है तो B/H AB/AC हो जाएगा, है ना, कोस थीटा का। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, AB/AC, है ना। ये कोस का, सेक का हो जाएगा AC/AB। तो ये आपका AC/AB है। बी में जो है आपका सही उत्तर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है 9 नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पे है मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट परमिट इट टू बी हैमर्ड और रोल्ड इनटू थिन शीट में होता है ना। मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी जो होती है उससे आपका जो भी प्लेट होता है या फिर मेटल होता है उसको पतली चादरों में हम आराम से बना सकते हैं। मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण ही कर सकते हैं ना। तो सी जो है आपका सही उत्तर है। अगला है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का क्या होता है, तो टू प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंट एंड मिनिमाइज हार्म। मतलब क्या होता है, जल्दी से जल्दी आपको सुरक्षा के लिए आपका फर्स्ट एड जो होता है वही किसी व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को उसको सुरक्षा मेडिकेयर पहुंचाने के लिए जो कार्य किया जाता है, और जितने हार्मफुल हो सकते हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चोट ना लगे उस चीज़ को कम कैसे किया जा सकता है उसी के लिए होता है फर्स्ट एड, है ना, मेन गोल जो होता है। तो बी जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एलॉय स्टील ओवर कार्बन स्टील। तो एडवांटेज मतलब लाभ पूछ रहा है, एलॉय स्टील के ऊपर कार्बन का क्या लाभ नहीं है। तो हाई मेलेबिलिटी जो है ये किसी प्रकार का लाभ नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 12 नंबर है हाउ डज द हर्माफ्रोडाइट कैलिपर डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड डिवाइडर। तो कैसे होता है, तो उसके जो एक लेग होता है ना वो बेंट होता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर में, है ना। तो वही चीज़ लिखा है, इट हैज़ वन बेंट लेग, एक बेंट लेग होगा और गाइडिंग अलोंग एन एज। तो वो क्या करता है, वो गाइड करता है पूरे जो किनारे से लेकर। तो आपका ए जो है आपका सही उत्तर है। ये PDF जो होगा, ये PDF में टेक्निकल स्टडी पॉइंट का जो आपका है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इस चीज़ को। हिंदी वाला भी देखूंगा मैं, हिंदी वाला भी आपका अपलोड कर दूंगा, है ना। उसके बाद है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, द ऑपरेशन ऑफ द पिलर
टाइप ड्रिलिंग मशीन इज़ प्राइमरली ड्रिवन बाय। तो पिलर टाइप का जो ड्रिल मशीन होता है उसको ड्रिवन मतलब चलाया जाता है। प्राइमरी कैसे चलाया जाता है उसके बारे तो मोटर के द्वारा रन किया जाता है ना, उसमें मोटर होता है। पिलर टाइप का ड्रिल मशीन मिलेगा ना, इस टाइप का मिलेगा, यहाँ पे लगा रहता है उसमें आपका ऐसे। तो यहाँ जो रहता है ना वो मोटर होता है, मोटर के साथ स्पिंडल को लगा रहता है और वहाँ पे आपका ड्रिल करने के लिए फिर ये सारा सिस्टम बैठा रहता है ना। तो सी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन अलोइंग मेटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई स्पीड स्टील टूल, है ना। हाई स्पीड कटिंग टूल का कह रहा है। तो जो अलोइंग एलिमेंट होता है उसका यूज़ करके हाई स्पीड जो होता है कटिंग टूल बनाया जाता है। तो उसमें कौन सा मटेरियल को मिलाया जाता है तो इसके अकॉर्डिंग में देखोगे, बाकी ये जो है तीन जो है वो नहीं यूज किए जाते हैं। टंगस्टन का जो होता है टंगस्टन कार्बाइड करके यूज किया जाता है, ये आपका एलॉय मेटल होता है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 15 नंबर पे 15 नंबर देखते हैं। आपका 24.76 डिग्री को मिनट सेकंड में रूपांतरित करना है। तो 24 का तो 24 ही हो जाएगा। आप 76 जो बचा है ना, 76 को आपको चेंज करोगे, एक में 45 आ जाएगा, लास्ट में आपका 6 बचेगा, है ना। 45 मिनट आ जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका टाइम बच रहा है ना उसको आप चेंज करोगे तो फाइनली आएगा, जैसे 6 सेकंड बढ़ता है ये आपका 36 ही आ जाएगा, है ना। 6 × 60/10, 6 जगह 36। तो आपका ए जो है आपका सही उत्तर आ जाएगा। जब आप चेंज करोगे इसको 24.76 डिग्री को तो वो जो है 24 डिग्री 45 मिनट और 36 सेकंड आएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एट्रीब्यूट ऑफ द मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। तो करेक्ट एट्रीब्यूट मतलब सही चुनने को कहा है ना, कौन सा है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में। तो उसमें क्या होता है ना, सेवरल जो ज़्यादा मतलब जितने भी होते हैं आपके स्पिंडल जो होते हैं एक ही ड्रिल हेड में वो माउंट किए रहते हैं ना। तो वही चीज़ है, सेवरल स्पिंडल माउंटेड होना सिंगल हेड में ड्रिल हेड। डी जो है आपका सही उत्तर है, डी दे रखा है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है मटेरियल कंपोजिशन स्ट्रेन रेट, प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेम्परेचर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर आर फैक्टर अफेक्टिंग। क्या अफेक्ट करता है, किस चीज़ को अफेक्ट करता है, जिसमें आपका स्ट्रेन रेट हो गया, प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, टेम्परेचर हो गया और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है फैक्ट्री को अफेक्ट करता है, मतलब प्रभाव डालता है, तो आपका ब्रिटलनेस होता है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग ए पाइप इंस्पेक्शन द इंस्पेक्टर ऑब्जर्व लोकलाइज कोरोजन नियर द वेल्ड सीम, है ना। तो वेल्ड सीम जो होता है उसके पास में उसको कोरोजन मतलब जंग लगा हुआ मिलता है। डिस्पाइट प्रॉपर मटेरियल एंड वेल्डिंग टेक्निक, जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं उसके बाद, तो मतलब उसमें फैक्टर पूछ रहा है कि क्या कारण पूछ रहा है कि किस कारण वहाँ पे लगा होगा। तो वहाँ पे क्या है ना, गैल्वेनिक कोरोजन ड्यू टू डिसमिलर मेटल कॉन्टैक्ट। तो उसमें क्या है ना, सही से कॉन्टैक्ट नहीं बना होगा जिसके कारण एयर गैप रह गया होगा, जिसके कारण उसमें जंग लग गया, ऑक्साइड जम गया, उसके बाद उसमें आपका जंग लग गया। तो आपका डी जो है आपका सही उत्तर है, गैल्वेनिक कोरोजन ड्यू टू डिसमिलर मेटल कॉन्टैक्ट, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर डिफरेंट स्पिंडल स्पीड इन डिफरेंट स्पिंडल स्पीड इन बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन आर टेंड बाय। मतलब अलग अलग स्पीड में आएगा। तो वो कब आएगा, जब आपका स्टेप पुली लगा होगा तब आएगा, है ना। अलग अलग स्पीड आएगा। तो वही आपका है, बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव इंटरचेंजेबिलिटी जो होता है मास प्रोडक्शन के लिए होता है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए टॉलरेंस का जो जहाँ पे होता है ना वहीं पे यूज़ किया जाता है। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टॉलरेंस। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ वोल्टेज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो वोल्टेज का काम क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या करता है, पुश करता है करंट थ्रू द सर्किट। तो करंट को क्या होता है, पुश करता है। खाली वोल्टेज में आओगे तो आपका फेज डिफरेंस जो होता है उसको वोल्टेज बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक कहलाता है, मतलब बिजली कहलाता है। चलो बाकी ये आपका वोल्टेज पूछ रहा है कि रोल क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो वो क्या करता है, पुश करता है करंट को थ्रू द सर्किट। उसके बाद है आपका 22 नंबर क्वेश्चन इन टेपर टर्निंग यूजिंग द कंपाउंड स्लाइड मेथड। जब आप टेपर टर्निंग कर रहे हैं तब आपका कंपाउंड स्लाइड मेथड यूज़ करते हैं, तब द कंपाउंड स्लाइड इज सेट एन एंगल इज इक्वल्स टू किसके कितने एंगल में सेट करता है जब आप टेपर टर्निंग कर रहे होते हैं। तो हाफ में करा जाता है ना, द हाफ एंगल ऑफ द टेपर, जितना टेपर करना है उसके हाफ में।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी रॉ मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस पिग आयरन इन द स्मेल्टिंग प्रोसेस, है ना। सो स्मेल्टिंग प्रोसेस में पूछ रहा है पिग आयरन से हम क्या निकालते हैं, सॉरी पिग आयरन जो निकलता है ना, तो उसका रॉ मटेरियल कह रहा है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ जो होता है ना पिग आयरन का, वो क्या होता है, तो वो आपका आयरन ओर होता है, जिसको हम बोलते हैं लौह अयस्क, है ना। बाकी ये सारी चीज़ें ना मिलाई जाती है, जब उसमें ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है तब ये चीज़ें मिलाई जाती है, उसके बाद जाके आपका फाइनली पिग आयरन निकलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द रेडियल आर्म इन रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन में देखोगे ये आपका कॉलम होता है, और इधर जो होता है ये क्या है बोल रहा है, विच एलिमेंट इज सपोर्टिंग द रेडियल आर्म, तो ये होता है रेडियल आर्म, है ना, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में। और यहाँ पे होता है ये कॉलम, तो ये कॉलम पे अटैच होता है। बाकी आपका स्पिंडल हेड यहाँ पे होता है, नीचे ये टेबल होता है, फिर यहाँ से करके वो वेल्डिंग करने का। तो कॉलम जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर है, सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन में पूछ रहा है कि कुछ स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पूछ रखा है। तो बाकी चारों ऑप्शन में देखोगे तो सी के अलावा जो है ना, जैसे फोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट स्टोरेज ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें, लेकिन ये वर्टिकल कॉलम होता है, रिजिड सपोर्ट होता है, इस तरह से होता है ना। यहाँ एक प्लेट लगा होता है, जो इसको आप टेबल बेस प्लेट, जैसे एक नीचे बेस प्लेट होता है, एक यहाँ पे होता है, और ऊपर जो होता है आपका माउंट होता है मोटर, और वहाँ से होता है ड्रिलिंग का, इस तरह का होता है ना ड्रिलिंग में। तो आपको वर्टिकल कॉलम फॉर रिजिड सपोर्ट, वर्टिकल कॉलम जो होता है ना ये वाला, वो टाइट पकड़ने के लिए होता है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर, खाली स्थान है, आर यूटिलाइज फॉर वेंटिलेशन एज वेल एज द ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रूफ सॉइल एंड गार्बेज। तो आपका आजकल जो होता है ना, ये पानी के निकासी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, रेन वाटर हो गया, या रूफ से हो गया, या सॉइल या गार्बेज से हो गया, तो वहाँ पे जो यूज़ किया जाता है पाइप, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो कहीं कहीं पे देखो ये आपका एस्बेस्टस सीमेंट पाइप ही हो जाएगा, किसी किसी में आपका ये पीवीसी का मिलता है ना, लेकिन पीवीसी का क्या होता है ना, उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसीलिए ये कंक्रीट वाले जो होते हैं एस्बेस्टस सीमेंट पाइप जो होते हैं, इसका इस्तेमाल। बाकी आपको इसका थोड़ा सा डाउटेड है तो आप चाहो तो कर सकते हो बाकी, लेकिन मैंने ऑप्शन देख लिया इसका, मैंने सर्च करके देखा था, तो ये एस्बेस्टस सीमेंट पाइप ही है ना। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेलेबिलिटी ऑफ स्टील कंपोनेंट टू आयरन। तो मेलेबिलिटी किस में होता है, सॉरी ये थोड़ा ये ट्रू अबाउट पूछ रहा है ना, स्टील कंपोनेंट कंपेयर टू आयरन। तो स्टील जो होता है ना वो लेस होता है किसके, आयरन के कंपैरिजन। बाकी आंसर दे रखा है बी, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। स्टील जो होता है लेस मेलिएबल होता है आयरन के कंपैरिजन, है ना। क्योंकि देखो जब आप किसी एलॉय एलिमेंट को लाओगे ना तो उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। आप जैसे देख लो, आपका आयरन में जाओगे तो आपका आयरन में जाएगा 1600 के करीब, जबकि आपका स्टील में जाओगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस पड़ता है ना। तो ये मेलेबिलिटी का कंपेयर टू आयरन है, तो आपका ट्रू कौन सा हो जाएगा, ये ट्रू आपका ए हो जाएगा। तो इसका आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो 27 नंबर क्वेश्चन का, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 28 में आते हैं। तो 28 है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी इन इंजीनियरिंग। इंटरचेंजेबिलिटी का मेन कारण क्या होता है, या तो मास प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ, मतलब जो आपका रिड्यूस करता है कॉस्ट को, मतलब जो खर्च होता है उसको कम करने का। तो मास प्रोडक्शन का तो है, टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ये नहीं हो सकता है, मास प्रोडक्शन के लिए होता है। बाकी इंटरचेंजेबिलिटी जो होता है उसमें क्या होता है, कॉस्ट को जो होता है, जो आपका खर्च है उसको कम करने के लिए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में जाओगे तो ये आपका सबसे उत्तम है ना। तो सी जो है आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन में है 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, इन जेसमियल है, जेसिमल सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, एक एंगल मेजरमेंट में पूछ रहा है, हाउ मेनी सेकंड आर इन देयर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो ये सिंपल है, 60 सेकंड होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, द टेनिसिटी ऑफ अ मेटल कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ड्यू टू। तो जो टेनिसिटी होता है वो सिग्निफिकेंटली क्या होता है, रिड्यूस करा जाता है, कौन से कारण की वजह से होता है, जो इंटरनल क्रैक्स होता है उसी के कारण होता है ना। तो ये जो है आपका सही उत्तर है। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सो व्हाट इज़ द एक्यूरेसी लिमिट ऑफ कैलिपर व्हेन यूज विद स्टील रूल। देखो कैलिपर में क्या होता है ना, कोई भी किसी प्रकार की एक्यूरेसी नहीं होती है, वो जिसके साथ यूज करा जाता है उसी की एक्यूरेसी होती है। तो मापदंड के हिसाब से जैसे यहाँ स्टील रूल दे रखा है,
तो आप स्टील रूल की एक्यूरेसी जो होती है वही सीधा बताओ, तो 0.5 mm होता है ना, तो क्योंकि उसी के साथ यूज करा जाता है आपका, जितने भी कैलिपर्स होते हैं वो स्टील रूल के साथ ही यूज करे जाते हैं, तो इनका भी जो होता है 0.5 का ही होता है ना, 0.5 mm का होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपको 32 नंबर क्वेश्चन है। इफ रजिस्टर ऑफ 10 ohms आर दे रखा है 10 ओम का, सॉरी आर जो है आपका 10 ohms का है, और ये वोल्टेज दे रखा है ना, वी दे रखा है 20 का है ना, करंट पूछ रहा है, तो वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, आई आर होता है ना, तो वी हमारा है 20 और आर जो है ये डिवाइड में आ जाएगा 10 है ना, आई इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर हो जाएगा, तो सही है आपका ए जो बी जो है आपका सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल यूनिट, तो फंडामेंटल लेंथ मास यूनिट, लेंथ मास टाइम वो सब आता है, बाकी प्रेशर वॉल्यूम ये सब नहीं आता है, ये ड्राइवर यूनिट में आते हैं बाकी तीनों है ना, ये यूनिट प्रेशर तो आता ही नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, फोर्स आता है, न्यूटन ये अलग ही हैं, तो ये फंडामेंटल यूनिट पूछा था तो उसमें लेंथ आता है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, विच मैकेनिज्म अलाउज रिवर्सिबल जॉज टू बी रीपोजिशन इन लेथ चेक, तो इसमें आपका स्क्रॉल प्लेट विथ रेडियल ग्रूव जो होता है उससे आपका जो रीपोजिशन करने के लिए, वापसी पोजीशन में डालने के लिए लेथ चेक में जो होता है वो मैकेनिज्म लगा हुआ होता है, और वही चीज़ जो है अलाउ करता है वापसी अपने पोजीशन में जाने के लिए है ना, तो ये जो आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एन ए मीटर फ्रॉम द फॉलोइंग पोजीशन, तो ए मीटर के बारे में पूछा है कि कौन सा गलत है ना, इनकरेक्ट है। ए मीटर जो होता है आपका पैरेलल में कनेक्ट नहीं होता है, ए मीटर जो होता है सीरीज में आपका लगा होता है, सो यही आपका बी जो है वो गलत है, इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड, ये पैरेलल में नहीं होता है, सीरीज में लगा हुआ होता है ना ए मीटर, वो करंट को मेजरमेंट करने के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सो विच फैक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू वर्क प्लेस एक्सीडेंट, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट, मतलब पूछ रहा है एक्सीडेंट का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, तो अनसेफ वर्किंग कंडीशन एंड ह्यूमन एरर जो होता है उसी के कारण आपका एक्सीडेंट होता है, तो बी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, ये आपका खाली स्थान का है, ये थोड़ा देखना। इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल स्पेशली अ मेटल टू बी हैमर्ड प्रेस्ड और रोल इनटू थिन शीट है ना, विदाउट ब्रेकिंग या क्रैकिंग, तो ये सिंपल है। देखो किसी भी मेटल को आप जब हैमर कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, रोल कर रहे हो थिन शीट में, तो थिन शीट में जहाँ का बात आ गया वो मेलेबिलिटी में ही वो प्रॉपर्टी होती है, बाकी किसी में ब्रिटलनेस में टूट जाता है, डक्टिलिटी वायर बनाने के लिए होता है, हार्ड जो होता है आपका कटिंग और ऑपरेशन के लिए, वो वीआर एंड ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, तो डी जो आपका सही उत्तर है ना। 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो साइजेज ऑफ चेन रेंच आर डिज़ाइन बाय, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन भी आपका गलत दे रखा है ना, आंसर जो है वो गलत दे रखा है। द साइजेज ऑफ चेन रेंच आर डिज़ाइन बाय, तो चेन रेंच में क्या होता है ना, उसको पकड़ने का तो होता है ना, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द पाइप इट होल्ड, मतलब जितना डायमीटर तक होल्ड करने की जो क्षमता होती है, चेन पाइप रेंच कितना होता है 50 से 150 mm होता है ना, 50 से 150 mm तक का होता है ना, कि उसमें लेंथ ऑफ द हैंडल होता है, हैंडल का लेंथ तो आपका टॉर्क को डिफाइन करता है। आप इस पे 38 नंबर पे भी आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो है ना, ये आपका बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, बी मैक्सिमम डायमीटर। कहीं से भी आप इसका देखोगे ना, जहाँ पे आपका निमी का बुक से देखो वहाँ से उठा कर आप सीधा डाल सकते हो, या टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा वहाँ से भी लेके डाल सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, इन एडिशन टू चैन द अदर टू मेन कंपोनेंट ऑफ चैन रेंच, चैन रेंच में पूछा है और अदर कंपोनेंट के बारे, तो क्या क्या होता है इन एडिशन टू चैन, दूसरा जो दो मेन कंपोनेंट है जिससे सारा दिया हुआ है, तो इसमें से जो और हैंडल होता है, पहले तो आपका चैन वाला जो हो गया जिस पे पकड़ने का होता है, बाकी दो जो होता है जिससे पकड़ा जाता है, और हैंडल होता है जिससे प्रेस किया जाता है ना, तो बी डी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस बाय लोअरिंग द सिलिकॉन कंटेंट एंड बाय रैपिड कूलिंग मेकिंग इट वेरी हार्ड एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस, तो एब्रेशन रेजिस्टेंस किस में आता है, वाइट कास्ट आयरन में होता है ना, तो वही आपका क्या होता है, सिलिकॉन कंटेंट पाया जाता है, और जब जल्दी से उसको ठंडा करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और उसमें एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है वो आपका अब्रेशन रेजिस्टेंस वाला है ना।
विरोध करता है वो खुरचने का। तो ये आपका ए जो है आपका सही उत्तर है, वाइट कास्ट आयरन। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपका फॉर्मूला पूछ रखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन दैट बिलोंग टू वी वेल ड्राइव वेयर T1 एंड T2 आर टेंशन हो गया और बेल्ट ऑन टाइट एंड स्लैक साइड, और वी जो है वो वेलोसिटी हो गया, मीटर पर सेकंड जो होता है उसका यूनिट होता है ना, म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन बेल्ट एंड पुली रिम, थीटा थीटा इज एंगल ऑफ लेफ्ट बेल्ट अराउंड द पुली। तो इसका ये सारा कुछ लिखा हुआ है ना, इसका फॉर्मूला पूछ रखा है, तो आपको सीधा आ जाएगा T1/T2 और E⁴ म्यू थीटा बाय साइन अल्फा, है ना, ये आपका आंसर है। इन चीज़ों में देखो क्या होता है ना, आपको तो ऑप्शन भी यहाँ पे लगा रखा है सी, है ना। इन चीज़ों में क्या होता है ना, आपको ये चीज़ें देखनी होगी कि कहाँ से पूछ रहा है ना। ये कोफिशिएंट वाला है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का है, तो यहाँ से जो है ना ये फार्मूला बनता है, बाकी किसी फॉर्मूले पे वैसा नहीं जाता है। सो 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पे आपका है द जॉ इन 3 जॉ सेल्फ सेट्रिक चक आर एक्चुएटेड बाय, तो जब आपका 3 जॉ चक होता है उसको एक्चुएटेड किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आपका स्क्रोल के द्वारा किया जाता है ना। स्क्रोल उस पर जैसे 3 जॉ चक आपका साइन यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपका चक हो गया, और यहीं पे बगल में आपका स्क्रोल लगा रहता है, उसी के द्वारा क्या होता है, आगे पीछे होता है, वो चलता है, वो घुमाता है, उस पर दांतें कटी होती है, वो स्पिंडल के साथ कनेक्टेड होता है, फिर उसके साथ वो जॉ लगे होते हैं, तो वही एक्चुएटेड कह रहा है, चक्कर एक्चुएटेड, तो उसके साथ लगा होता है, तो आपका स्क्रोल जो है आपका सही उत्तर है। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज मोस्ट सुटेबल और फ्लेमेबल लिक्विड फायर। तो लिक्विड फायर में जो होता है फॉर्म टाइप का इस्तेमाल किया जाता है, वाटर जो होता है क्लास ए में होता है, ड्राई पाउडर है, CO2 जो होता है ये ABC तीनों में यूज किया जाता है, ड्राई पाउडर जो होता है क्लास B में होता है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका है विच फीचर ऑफ अ सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन अलाउ फॉर ड्रिलिंग होल्स एट एन एंगल। मतलब सेंसिटिव ड्रिल मशीन में जो होता है अलाउ करता है, वो बताता है कि आप किसी भी एंगल में जाके आप ड्रिल कर सकते हो। तो कौन सा होता है, इस 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें से आपका टिल्टिंग टेबल ही होता है, जिससे आप किसी भी एंगल में उसको सेट करके ड्रिल किया जा सकता है। बाकी ये फीड का है, ये तो स्पिंडल का है, वो तो जिधर करोगे जहाँ से घुमाओगे वही घूमेगा वो, है ना। बाकी ये चेक का है, ये होल्डिंग का है। क्या दे रखा है, ये भी ऑप्शन देखो सही दे रखा है, सी आंसर किया हुआ है ना। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कन्वर्ट 200 किलोमीटर इनटू माइल्स में चेंज करना है, और 1 किलोमीटर में इतना माइल्स लिखा हुआ है। 200 किलोमीटर का है, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो आपका 0.621 को, तो आपका आ जाएगा आपका 124.20 आएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ कॉम्बिनेशन स्पैनर एंड बाई हेक्सागोनल रिंग स्पैनर इन टर्म्स ऑफ देयर साइज। तो कॉमन फीचर पूछ रहा है जो एक समान है उसके बारे, मतलब कॉम्बिनेशन स्पैनर और बाई हेक्सागोनल रिंग स्पैनर में तो क्या होता है, तो उसमें आपका साइज़ जो होता है ना वो आपको मतलब दे हैव सेम साइज़ बोथ हैंड्स, दोनों के दोनों हैंड्स में जो होता है उसका साइज़ जो होता है सेम होता है ना, कॉम्बिनेशन स्पैनर में भी और बाई हेक्सागोनल रिंग स्पैनर जो होता है उसमें भी। तो आपका बी जो है आपका सही उत्तर है। 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एन एडजस्टेबल रेंज ऑन अ वेरी टाइट बट नट और बोल्ट दैट इज़ माइट। मतलब क्या होता है डिसएडवांटेज, मतलब हानि पूछ रहा है। जब आप एडजस्टेबल रेंज को जो बहुत ज़्यादा टाइट करते हो नट और बोल्ट को, तो उस केस में आपका क्या होने का चांस होना लगता है, तो वो क्या होता है ना स्लीप कर सकता है और साथ ही आपका डैमेज कर सकता है बोल्ट या नट को, वो तोड़ भी सकता है ना। तो आपका डी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो आपका 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका लिखा है वाई इज़ अ डॉट पंच प्रेफर्ड ओवर अ सेंटर पंच फॉर मार्किंग विटनेस मार्क। तो विटनेस मार्क के लिए आपका डॉट पंच यूज किया जाता है ना, प्रेफर्ड हो सेंटर पंच से ज़्यादा। सेंटर पंच में क्या होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, तो वो ज़्यादा गहरा करता है, इसलिए उसका यूज़ नहीं करते हैं। बाकी विटनेस मार्क क्या होता है आपका, ये डॉट पंच जो होता है ना उसमें क्या होता है स्मॉल उसमें डॉट आता है, और साइज जो जो उसमें बनते हैं दाने बनते हैं या गड्ढा जो बनता है वो मोर प्रिसाइजली इंडेंटेशन होता है ना, वो दिखता है बढ़िया से। तो ये विटनेस मार्क के लिए इस्तेमाल जो किया जाता है वो डॉट पंच किया जाता है 60 डिग्री का।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं तो 49 नंबर क्वेश्चन है आपका। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट हैपन इफ द हेलिक्स एंगल ऑफ अ ड्रिल इज टू हाई। तो हेलिक्स एंगल ऑफ ड्रिल यदि बढ़ा देते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो है चिप्स जो है ना वो फंसने लगता है फ्लूट्स के बीच में, है ना। चिप्स में क्लोग द फ्लूट्स, चिप तो है वो फंसता है यदि आप ड्रिल हेलिक्स एंगल बढ़ा दोगे। मतलब ऐसे जैसे ड्रिल रखो, यहाँ पे जैसे होता है ये जो होता है ना, चलो हेलिक्स एंगल जब बढ़ा देते हैं ना तो उस टाइम पे क्या होता है चिप्स जो है फंसने के चांसेस होते हैं फ्लूट्स में, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द की फंक्शन ऑफ मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर का मेन यूज पूछ रहा है, तो उससे क्या करते हैं वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस चेक करने का काम करते हैं, तीनों के तीनों चेक करते हैं ना। सो आपका बी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। तो विच टाइप ऑफ लेथ टूल इज बेस्ट सूटेड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन। कौन सा टूल है बोल रहा है, लेथ टूल है जिसमें से बेस्ट मतलब अच्छा फिनिशिंग के लिए कौन से टूल का गोल्सर टाइप का यूज़ करा जाता है। तो उसमें टूल जो होता है राउंड नोट टाइप का जो होता है वो यूज़ किया जाता है बेस्ट मतलब बढ़िया फिनिशिंग के लिए। सो आपका डी जो है आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स रिक्वायर्ड द लोवेस्ट स्पिंडल स्पीड ड्यू टू द हाई स्ट्रेंथ। तो कौन सा मटेरियल जो है वो जिसमें लोवेस्ट स्पीड होता है और हाई स्ट्रेंथ के कारण किस में ज़रूरी होता है कि आपका स्पीड जो होता है उसमें आपको धीरे करना पड़ेगा, मतलब हाई स्ट्रेंथ होता है। तो बाद ये देखोगे ना ये तीनों में आपका नॉर्मल होता है, बाकी एलॉय स्टील जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेंसाइल और हाई स्ट्रेंथेबल होते हैं। इसके कारण उनमें जो जब आप ड्रिलिंग करते हो या टर्निंग करते हो तो उसमें स्पीड जो होता है ना वो कम होता है। तो आपका डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट सरफेस फिनिश इन टर्निंग। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा है जो आपका डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, प्रभाव डायरेक्टली नहीं डालता है जब आप सरफेस फिनिश करते हो, मतलब टर्निंग में आप जॉब बना रहे हो तो टर्निंग में जो होता है सरफेस फिनिश नहीं, सरफेस फिनिशिंग में किसी भी प्रकार से वो फैक्टर को डिसाइड नहीं करता है ना, डायरेक्टली डिसाइड नहीं करता है। तो आपका टूल पोस्ट टाइप है ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी टाइप का हो आपकी सरफेस फिनिश आ ही जाएगी। लेकिन कटिंग स्पीड में यदि आप कम की कटिंग स्पीड रखते हो तो भी डैमेज आएगा, है ना। डेप्थ आपका ज़्यादा देते हो तो आपका टूल ख़राब हो जाएगा और सही तरीके से वो भी नहीं आएगा, फिनिशिंग नहीं आएगा। फीड रेट भी ज़्यादा रखते हो तब भी फिनिशिंग नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख रखा है इफ एन इम्प्रॉपरली मशीन्ड और डैमेज लेथ बैक प्लेट इज यूज इन लेथ, है ना, इन रिजल्ट। तो जब आप इम्प्रॉपरली मशीन्ड और डैमेज लेथ बैक प्लेट का यूज़ करते हैं लेथ मशीन में तब क्या होगा। तो आपका जब आप देखो बैक प्लेट आपका ख़राब है या फिर टूटा हुआ है या डैमेज है, टूटा हुआ नहीं डैमेज है बस, उसमें क्या होगा ना वाइब्रेशन आएगा। सबसे पहले आपकी वाइब्रेशन आएगा और वो सेंटर पे नहीं रहेगा, वो रन आउट हो जाएगा। तब ये जो है आपका सही उत्तर है। 54 हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन है इन जनरल टर्निंग ऑपरेशन द कटिंग टूल शुड बी सेट। तो टर्निंग टूल आपने यदि टर्निंग कर रखा है तो वो जनरल आइडिया है ना, जो टर्निंग ऑपरेशन जब भी करते हैं तो कटिंग टूल जो होता है ना बिल्कुल एकदम सेंटर हाइट पे सेट किया जाता है जिस जॉब को आपको टर्निंग करना होता है ना। तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो फॉर अ गिवन मटेरियल एक मटेरियल दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिल साइज विल रिक्वायर्ड अ लोएस्ट स्पिंडल स्पीड। जितना हार्ड मटेरियल होगा उस पर अब ये कटिंग स्पीड आरपीएम का पूछ रहा है, कांस्टेंट कटिंग स्पीड है ना, कांस्टेंट कटिंग स्पीड है। तो कटिंग स्पीड को मान लेते हैं हम 20, ठीक है। और स्पिंडल का निकालना है तो पाई का मान पाई को पाई रहने देते हैं और डी को भी डी रहने देते हैं ना। और ये डायमीटर है ना, डायमीटर का है ड्रिल साइज़ का, डायमीटर का उसका चेंज करते हैं। तो जैसे 20 रखते हैं ये 1000 हो जाएगा, है ना। तो ये 20 से 20 गया तो पाई डी इज इक्वल टू 1000 आ रहा है ना, क्या है ये कांस्टेंट है, ये सारे ड्रिल के साइज हैं। तो 20 रखते हैं तो पाई डी इज इक्वल टू 1000 आता है 20 के केस में, है ना। अब जैसे मैं 8 रखता हूँ तो ये 8 से तो पूरी तरह कटेगा नहीं, 8 यहाँ रख दिया, ये 8 रख दिया, है ना। ये 20 है, ये 8 है ना। तो ये 4 दूनी 8 10 दूनी 20, ये ज़्यादा हो गया तो ये तो होने का ही नहीं है ना। तो सबसे ज़्यादा जिसकी डायमीटर होगी जिस जॉब की उसकी
स्पीड जो है ना, स्पिंडल स्पीड उसी में सबसे कम आएगा क्योंकि उस पर टाइम लगेगा। तो डी जो है आपका सही उत्तर है। जितना आपका जैसे ज़्यादा डायमीटर होगा ना तो उसमें स्पीड जो होगा, स्पिंडल स्पीड वो कम रहेगा, लेकिन वही आपका छोटा जैसे आ जाएगा ना डायमीटर तो वो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। क्योंकि आरपीएम काउंटिंग करोगे, ये जैसे ये बड़ा है एक, ये छोटा है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर, ये क्या है ना 4-5 बार घूम लेगा और ये जबकि एक बार घूमेगा, इसलिए 25 जो है डी जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 57 नंबर पे। इन फ्लेंज पाइप जॉइंट है ना, द कंपोनेंट यूज टू क्रिएट अ सील बिटवीन द फ्लेंज। देखो फ्लेंज ऐसे होता है ना, जनरली ये मोटा नहीं होता, ये पतला सा होता है। जब इसको जोड़ रहे होते हैं ना तो यहाँ बीच में एक गैस्केट लगाई जाती है, उसका पूछ रहा है कौन सी गैस कंपोनेंट होता है जो सील का काम करती है ना फ्लेंज के बीच में। तो वही आपका हार्ड रबड़ वॉशर जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। समटाइम ये मेटल प्लेट का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाओगे तो आपका हार्ड रबड़ वॉशर ही सही हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो 58 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज इंटरचेंजेबिलिटी मीन इन इंजीनियरिंग। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब क्या है इंजीनियरिंग में, अभियांत्रिकी में है ना। तो उसमें क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी का मेन जो होता है वो मास प्रोडक्शन के लिए ज़्यादातर होता है। जो कंपोनेंट होते हैं बिना उसको चेंज करे हुए या दूसरा कंपोनेंट किसी को भी लगा दो फिट बैठ जाए, वैसे करके होता है। तो वही है आपका द एबिलिटी टू रिप्लेस अ कंपोनेंट विद अनदर विदाउट मॉडिफिकेशन। किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग किए बिना दूसरे कंपोनेंट को हम चेंज कर सकते हैं। तो वही आपका बी जो है आपका सही उत्तर है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है व्हाट इज़ द नॉमिनल साइज इन टर्म्स ऑफ लिमिटेड फिट्स। सो नॉमिनल साइज इन टर्म्स, तो उसमें आपका है द थ्योरेटिकल और एग्जैक्ट साइज ऑफ द पार्ट बिफोर अप्लाइंग लिमिट। आपका डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये डी दे रखा है ऑप्शन में है ना, चूज भी कर रखा है डी का। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ 4 जो चक ओवर द 3 जो चक। तो इस पर क्या होता है ना, 4 जो चक में एक्यूरेसी का ज़्यादा होता है 3 जो चक के कंपैरिजन। तो ये है ग्रेटर एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी 4 जो चक में ज़्यादा होता है। तो ये जो है आपका सही उत्तर है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द मेन यूज ऑफ इनवार स्टील विद कंटेंट अबाउट 36% निकल। ये जो आपका प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उस पर इनवार स्टील का यूज़ किया जाता है। तो आपका बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जो आपके प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको निर्माण के लिए आपका इनवार स्टील का उपयोग किया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज़ द टाइपिकल पॉइंट ऑफ क्रिंग पंच। तो 30 और 60 का होता है ना। तो डी जो है आपका सही उत्तर है। 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप ऑफ ड्रिल इज सुटेबल फॉर ड्रिलिंग सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल। तो सॉफ्ट और टॉप मटेरियल जो होता है, सॉफ्ट और टफ मटेरियल उसको ड्रिलिंग करने के लिए जो बेस्ट सुटेबल होता है टाइप का आपका एस टाइप का होता है। इसमें एन टाइप लिखा हुआ है। तो ये भी आप 63 नंबर में भी आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। इसमें आपका बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 64 नंबर पे। तो 64 नंबर है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेथ बैक प्लेट इज। जो प्राइमरी फंक्शन है लेथ बैक प्लेट का उसका क्या है, तो वो क्या करता है, माउंट वर्क होल्डिंग डिवाइस ऑन टू द लेथ स्पिंडल है ना। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस जो होता है उसको माउंट करने का काम करता है लेथ स्पिंडल में। तो डी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 65 नंबर पे। तो 65 नंबर है द अलाइज नेम ऑफ द वन ऑफ द पावर ड्राइव हेरिंगबोन गियर। तो अलाइज का कह रहा है मतलब एक से ज़्यादा जुड़ रहा है ना, तब जाके वन ऑफ द पावर ड्राइव हेरिंगबोन, वन मतलब पावर ड्राइव जहाँ पे होता है। तो इन तीनों में देखोगे ना, वॉर्म गियर या बेबल गियर, इन दोनों में तो एंगल का आ जाता है, ठीक है यार। हेलिकल गियर में क्या होता है, सिंगल ही लगोगे तो उसमें पावर का ज़्यादा नहीं आएगा। वहीं डबल हेलिकल गियर जो है ना वो आपका दोनों साइड से आएंगे तो वो आपका ज़्यादा पावर जनरेट करेगा है ना। तो हेरिंगबोन गियर में आपका डी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, डबल हेलिकल गियर। 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। द एप्लीकेशन वेयर द फ्लेंज पाइप जॉइंट आर कॉमनली यूज्ड इन। फ्लेंज पाइप जॉइंट का एप्लीकेशन पूछा है कहाँ पे यूज किया जाता है ना। तो वो आपका पंपिंग स्टेशन जो होता है वहाँ पे यूज किया जाता है। सी जो आपका सही उत्तर है। 67 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो पर्पस ऑफ क्लीनिंग द पर्पस ऑफ क्लीनिंग बोथ द चक थ्रेड एंड द स्पिंडल नोज इज टू। तो इसमें पूछा है क्लीनिंग बोथ द चक थ्रेड एंड स्पिंडल नोज। तो मतलब मेन पर्पस क्या है क्लीनिंग करने का चक थ्रेड और स्पिंडल नोज को।
तो उसका होता है इंश्योर प्रॉपर सीटिंग एंड प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम डेब्रिज, है ना। तो पहले प्रिवेंट करता है उससे डैमेज होने से, जैसे उसमें क्या है डीवर कुछ रह जाते हैं ना चिप्स वगैरह, तो उससे डैमेज हो सकता है। तो उस चीज़ को सुरक्षा करता है और साथ ही आपका इंश्योर करता है आसानी से बैठने के लिए, है ना, प्रॉपर और अपनी जगह पे ही बैठने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका है रोल ऑफ कॉपर वायर दे रखा है। रोल ऑफ कॉपर वायर का 8 kg का है। डेंसिटी दे रखा है 10, और ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। लेंथ ऑफ कॉपर वायर निकालना है अंदर होल। तो इसको निकालने के लिए सिंपल करो, 8 kg को आप ग्राम में चेंज करो क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है ना, और ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं। तो 8 kg है, मतलब ये 8000 ग्राम हो जाएगा। तो ये मास हो गया 8000 ग्राम हो गया। उसके बाद इसमें हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो 8000 डिवाइडेड बाय 10, है ना, ये 10 दिए हुए हैं ना डेंसिटी, तो ये आपका 800 हो जाएगा, है ना। सो 800 निकल गया है। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ वायर निकालते हैं ना। सो लेंथ ऑफ वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वॉल्यूम निकल के आया है 800 को डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, है ना। सो 800 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमारा 0.500। तो इसको काटोगे तो कितना आएगा, 1600 आएगा, है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर है। इसको आप चेंज कर सकते हो, पॉइंट के बाद 3 संख्याएं ऊपर डाल दो, फिर 16 25 80 आ जाता है। बाकी में जो है ना, सब में ज़्यादा है, 16 से ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज इन ग्रूविंग ऑपरेशन। चैलेंज पूछा है, क्या दिक्कतें आती है जब आप ग्रूविंग ऑपरेशन कर रहे हो। तो उसमें दिक्कत आती है चीप इवैक्यूएशन इन डीप ग्रूव जाने से, मतलब चिप्स जैसे आप कर रहे होते हैं ना, उसमें ग्रूविंग ऑपरेशन करते हैं ना, तो ज़्यादातर उसमें चांसेस होता है जो गहरे ग्रूव्स बना रखे हैं उसमें चिप्स के जाने के, तो उसी चीज़ को बचाने का जो होता है ना, वही चैलेंजिंग होता है। तो ये जो है आपका सही उत्तर है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज कैटेगराइज एट फिटिंग टूल। फिटिंग टूल के लिए कैटेगराइज कौन सा हो जाएगा, तो बेंच वाइज हो जाएगा। बाकी देखोगे ये आपका हैंड टूल्स में आते हैं, बाकी सारे जो है ना, ये तीनों के तीनों ये सारे हैंड टूल्स में आएंगे। बेंच वाइज जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा फिटिंग टूल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, और सेक्शन बी में आपके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। मैथ, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी का भी क्वेश्चन है, और जनरल नॉलेज का है ना। तो इसमें देखोगे ये आपका दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि निम्नलिखित अक्षर पत्रिका श्रृंखला के संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, इधर से इधर करना है ना। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक प्रतीक है। एक अक्षर एक प्रतीक है ना, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये वाले पे है ना। एक अक्षर है, परसेंटेज के पहले एक अक्षर है और एक बाद में सिंबल है ना, यही है, बस एक ही है। तो आपका एक जो है सही उत्तर है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर पेयर्स आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड दस फॉर अ ग्रुप विच पेयर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप नोट। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। इसमें देखोगे आपका सब किसी न किसी प्रकार से समान है, लेकिन एक नहीं है ना। जैसे ए से हम जाते हैं, कैसे कैसे कर रखा है उसका भी देखना है। ए से हम सी में जाएंगे तो ए से सी में बी सी एक क्या डिफरेंस है, लेकिन के में नहीं है ना, तो उससे नहीं हो जाएगा। ए से हम सीधा एफ पे जाते हैं तो ए बी सी डी 3 का डिफरेंस आ रहा है ना। उसके बाद के एल से जाते हैं पी में, तो कह रहा है इसमें से नहीं है ना। के से पी में जाएंगे ना, के एल एम एन ओ पी, इसमें भी 3 का डिफरेंस आ रहा है। क्यू आर एस टी यू भी 4 का है ना। बी सी डी ई एफ 4 का डिफरेंस है। और इसमें देखते हैं तो एल एम एन ओ पी 3 का ही डिफरेंस है, इसलिए आपका बी जो है आपका सही उत्तर है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन मूवी इन कंटारा। कंटारा के लिए सब जो मिला हुआ था बेस्ट एक्टर अवार्ड का 70 नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में, तो उसके लिए ऋषभ शेट्टी को मिल रखा है ना। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। जब 2022 व्हाट इज इंडियाज रैंक जेंडर इंडेक्स इन इक्वालिटी इंडेक्स में आउट ऑफ 193 कंट्री में जो होता है जेंडर इन इक्वालिटी का जो होता है उसका क्या था इंडेक्स में, उसकी रैंक क्या थी 2022 के टाइम पे, तो 108 थी, है ना। अभी करंट
7 ऐसे कुछ 107 या 108 ये ऐसे ही है अभी भी। 5वें नंबर पे आते हैं, जो 5वां नंबर है, इसमें आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ना। तो मैन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस बाइक एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और बैक रेट 10 किलोमीटर पर आवर। होल जर्नी 7 घंटे 45 मिनट लेता है। सबसे पहले हम इसका देखते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। 7 घंटे 45 मिनट को चेंज करते हैं तो 7 घंटा तो हो जाएगा, 45 मिनट को भी चेंज कर देते हैं घंटे में, है ना। 45/60 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा ना। इसको लिख सकते हैं 7 + 3/4, मतलब 7 चौका 28, 3 31/4 हो जाएगा, है ना, घंटे में। 31/4 घंटे में हो गया। अब गाड़ी का देखते हैं तो ये 40 किलोमीटर है ना। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन, अच्छा ट्रैवल किया है ना, तो 40 हो जाएगा इसमें। तो एक का कर देते हैं D/40, और दूसरा एक जो और है आपका D/10 हो जाएगा, है ना। D/10 + D/10, और ये हमारा 31/4 आया है ना। तो ये आपका टोटल हो गया, और ये सिंगल सिंगल का हो गया। जब इसको निकालोगे 31/4 = D/40 + D/10, है ना। इसको जब आप निकालोगे, सॉल्व करोगे, सो फाइनली जाके आपका 62 आएगा, है ना। इसे 40 आ गया, 40 से कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, है ना। और ये आपका 4D हो जाएगा, 10 या 30, और ऐसे करके ये 62 आ जाएगा, है ना। चलो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, है ना। 31/4 = D/10 + D/40, है ना। तो ये 40 हो जाएगा, एक आपका 40 हो जाएगा + D हो जाएगा, है ना। और ये आपका 31/4 हो जाएगा। 4 से ये 10 बार में कट जाएगा, 310 हो जाएगा। 310 / 5 हो जाएगा, D = है ना। इसको जब काटोगे तब आपका 65 आएगा। तो 65 हमारा 62 आएगा, सॉरी, 2 × 10 62 आ गया। अब इसमें निकालना क्या है ना, 62 आ गया। अब पूरी जर्नी को जब लेते हैं ना, होल जर्नी को जब लेंगे ना, तो उसमें 2D आ जाएगा। 2D मतलब एक बार गया एक बार आया। तो एक बार गया उस टाइम में 62 किलोमीटर, आया तो फिर से 62 किलोमीटर, तो 124 हो जाएगा। तो C आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका देखो, इन अ सर्टेन कोड लिख रखा है लैंग्वेज का, कुक राइस वेल, इसको लिख रखा है इससे, है ना। उसके बाद गेट वेल सून, उसको लिख रखा है DPOHV, है ना। तो इसमें से देखो, तो पूछ रहा है हाउ इज वेल को कोड करना है गिवन लैंग्वेज में। 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इन 4 इसमें देखते हैं कुक राइस वेल, है ना। इसमें देखते हैं, इसको ऐसे लिख रखा है और इसको लिख रखा है ये। तो दोनों में यदि हम कॉमन देखते हैं ना, इसमें और इसमें कॉमन जो है वो DG है, तो आपका DG जो है सही उत्तर है। 7वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें एंटोनाइम पूछ रखा है गिवन वर्ड का, तो डिसेप्टिव का होता है ऑनेस्ट होता है ना। तो D जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये फिर से आपका हो गया टाइम एंड वर्क का है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसका सीधा आंसर 59 आ जाएगा। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ये घुमावदार है ना। इसमें क्या है ना, 3 आपका देखो, 1 2 3 टाइम दिया हुआ है ना, 3 टाइम दिया हुआ है, सबके अलग अलग करके निकालने होंगे। तो आपका ये पूरा 59 नहीं आता है, 58 पॉइंट कुछ 85 ऐसे कुछ करके आता है ना। तो आपका 59 हो जाएगा। तो बहुत लंबा जाता है, मैंने सॉल्व किया, सो ऐसे कुछ आता है, तो ये आपका 59 हो जाएगा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है। एक सोने की दुकान में किसी आभूषण पर 3 क्रमिक छूट दिया गया है। अंकित मूल्य पर 2%, 5%, 10% की छूट जा रही है। यदि आप आभूषण का अंकित मूल्य 4000 है, 3 क्रमिक छूट के बाद इसका मूल्य क्या रहेगा। तो देखो ये इसमें क्या करना है, 4000 है, इसका 2% पहले निकाल दो। तो 2% कितना होता है, 1/50 होता है। 1/50 निकालो, फिर जितना निकल के आया उसमें फिर 5% निकालो, फिर 10% निकालो, है ना। तो ऐसे करके निकालोगे, जैसे ही आपका 2% पहले निकालते हैं, 2% का मतलब 1/50 हो गया, है ना। तो इससे काट दो, इससे काट दो, 80 हो जाएगा। 80 दूनी 160, है ना। पहले 160 निकालोगे, 160 इससे माइनस करो 4000 से, फिर उसका 5% निकालो, फिर उसका जो निकल के आएगा
उसमें से फिर 10% कम करो, फिर जाके आपका 3351.6 फाइनली आता है ना। ऑप्शन क्या कर रखा है, अच्छा कुछ मिस्टेक हो गया होगा, ए डाल रखा है इसने, ये 15.6 लास्ट का पॉइंट देखा होगा, उसके कारण मिस्टेक हो गया होगा ना। तो आपका 3351.6 आ जाएगा है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्रिया विशेषण का, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है। पर्यावरण रक्षण संरक्षण के लिए हम सभी को आदतें क्या करनी चाहिए, ठीक करनी चाहिए हो जाएंगी है ना। क्योंकि तेजी और टाइम बोर्ड का नहीं आ रहा है, धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक होती है, गहरी अवश्य ऐसा नहीं है। ठीक जो है आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू DPSP है ना। DPSP जो है आपका 36 से 51 तक है ना। ये आपके DPSP में आते हैं। DPSP होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 36 से 51 के बीच में कौन सा है, 42 ही है। बाकी सारे देखो 21 65 हो, 21 जो है कम है, 65 ज़्यादा है, 32 भी कम है। 36 से 51 जो है वो DPSP है ना। सी जो है आपका सही उत्तर है। ये आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन देखो, ये आपका दिया हुआ है, इसमें सारे ये लिखे हुए हैं। अब इसमें से पूछ रहा है कि जी और वी से क्या रिलेशन है, मतलब जी जो है वी का क्या लगता है उसके बारे में पूछ रखा है ना। तो जी माइनस टी जो हो गया, ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब जी और टी जो है भाई बहन हो गए हैं, सॉरी ब्रदर ऑफ बी है ना, ये जो है इसका भाई है ना। उसके बाद है टी हैच दे रखा है वाई, टी हैच मतलब इस पे आते हैं, ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब टी जो है वाई का बच्चा है ना, लड़की है, सॉरी ये मतलब लड़की है, ये लड़का है। उसके बाद आता है वाई मल्टीप्लाई एन, तो इस पे आते हैं। तो ए इज़ अ वाइफ ऑफ बी, तो वाई जो है वाइफ है किसका, एन का है ना। एन माइनस बी मतलब ये ब्रदर है। ये जो है भाई है किसका, बी का। आप पूछ रखा है ये इसका क्या लगेगा, ये जो है इसका क्या लगेगा। तो ये जो है जी जो है वी, तो भी के भाई का जो है वो लड़का है जी है ना। तो ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या ऑप्शन लगा रखा है, बी लगा रखा है ना। फादर्स ब्रदर कर दिया, मतलब ये उल्टा नीचे से ऊपर समझ लिया। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी वाज क्रिएटेड बाय 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना। 14वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उस टाइम पे एक आपका टेरिटरी यूटी बनाई गई थी, यूनियन टेरिटरी, तो आपका पौंडीचेरी बनाई गई थी है ना। डी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका ये 14 नंबर है, 2 पाइप्स आर एंड एस फिल वाटर टैंक इन 3 and 5 hours respectively. Pipe T can be empty in 10 hours if all 3 pipes are opened together, then the tank will be filled in. तो इसमें सीधा कर दूँ यार, ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन हो जाता है। 3 आवर 3 and 5 आवर, इसमें दोनों को निकालोगे तो 15 आएगा, फिर ये 5, फिर ये 3, फिर उसके बाद क्या कह रहा है 10 घंटे में निकाल दे रहा है, 5 3 8 10, तो ऐसे करके आपका टोटल जो आ जाएगा 2.4/3 घंटे आ जाएगा ना। विरुता का मतलब विलोम पूछ रखा है। विरुता का जो रहता है विलोम मतलब उल्टा क्या होता है, तो आपका पराक्रम होता है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 16 नंबर पे। तो विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज स्मॉलेस्ट बाय लैंड एरिया। तो इसमें मालदीव जो है वो छोटा कंट्री है। मालदीव के बाद भूटान है, फिर आपका श्रीलंका है, फिर आपका नेपाल है ना। तो मालदीव जो है सही है, ये आपके साउथ में पड़ता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, बी सेल्स 20% प्रॉफिट लॉस, और सी जो सेल कर रहा है डी को जब 30% का इसमें प्रॉफिट ले रहा है। ये तो डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी, ए और सी के बीच में 656 का है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इसको ऑप्शन के हिसाब से बना सकते हो। पहले 10% का उसमें प्रॉफिट लगाओ ए से बी को, फिर बी सेल कर रहा है सी को, इसमें लॉस कर रहा है, फिर ऐसे करके तब का आंसर 3520 आ जाएगा है ना। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के बारे में पूछा है। तो प्रीपोजिशन जो हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ हिज हम्बल ओरिजिन एंड नुमरस अर्ली सेटबैक इन हिज करियर, जो करियर के शुरुआत में जो था वो बहुत ही हम्बल ओरिजिन के था, इंक्लूडिंग 3 फेल्ड बिजनेस एंड सेवर इकोनॉमिक, मतलब वो 3 बंदा बिजनेस को फेल कर जाता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन देखता है। उसके बाद रोहन जो है इमर्ज इन वन ऑफ द कंट्री मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सबसे मतलब
एक जो है इमर्जिंग वो बन जाता है देश का सबसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में, मतलब बिजनेस, ये आपका व्यवसायी जो होता है उद्योगपति है ना, एंटरप्रेन्योर होता है उद्योगपति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर पे। तो इसमें देखो यही चीज़ है, शोकेस जो है एक कुकर ख़रीदता है 5550 रुपये में, फिर उसको 15% पे लॉस पे बेचता है। कुकर का प्राइस क्या होगा? तो इसको लॉस निकालना है, 55% हो जाएगा 55 50, लॉस है 15% का, मतलब 15% की वैल्यू कितनी होती है? 15% मतलब 3 पचे 15 और 20 पचे 100। इसको आप काटोगे मतलब 500 के करीब कटेगा, है ना। तो इस पर 500 कुछ कटाओगे तो आपका अच्छा है, ये पॉइंट में आएगा, है ना। पॉइंट में देखो 2 ऑप्शन थे, यही थोड़ा सा गलती होती है, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपका 4717 आ जाएगा ना। 3/20 करके ये आप काट दो, या जो वैल्यू आएगा इसमें से वैल्यू आएगा उसको माइनस कर दो 5550 से। ऑप्शन सी दे रखा है ना, तो 4747.5 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, नो आर्टिकल पूरा है, ही लिसन टू। इसमें देखो बाकी सब है, ये थोड़ा द जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ही लिसन टू द ट्राइस सेइंग दैट फेल फ्रॉम द लिप्स ऑफ आवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज विथ डिवोशनल रैप्चर एंड सीक्रेटली टुक डाउन नोट्स ऑफ हिज कन्वर्सेशन। तो ही मतलब वो बढ़िया से सुन रहा है, सेइंग दैट फेल फ्रॉम लिप्स, जो आपका वोट होता है उससे निकलता है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपेनियन जैसे कुछ बातें बोल देते हो। और जैसे इसमें लिखा है डिवोशनल रैप्चर का है ना, सेक्रेटरी टुक डाउन नोट्स हिज कन्वर्सेशन, तो द हो जाएगा सही उत्तर। 21 नंबर पे देखते हैं, तो 21 नंबर पे है, इसमें एक ख़रीदता है लैपटॉप, ख़रीदता है 12,500 में, फिर उसमें 2500 का खर्च करता है और उसको 18,000 में भेज देता है ना। मतलब इसने लगाया टोटल कितना, 15,000 रुपया, और इसको 18,000 रुपये में बेच दिया। तो इसमें प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो 15,000 का 18,000, 3,000 का डिफरेंस है ना, 3,000 का डिफरेंस है। और इसका जो है 5वां भाग है, मतलब 20% हो जाएगा। इसका 5वां भाग है 3,000, और 5वां भाग जो होता है 1/20% जो होता है वो आपका 1/5 होता है, मतलब 5 का 1 भाग है ना। 20% आपका सही उत्तर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है मूवी कच्छ एक्सप्रेस के लिए 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में अक्टूबर 2024 में। तो किसको मिला है? मानसी पारेख को मिला है ना। तो ये जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर पे। तो 23 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोटाइलेडनस रूट, है ना। कौन सा है? नहीं है पूछ रहा है, एक प्रकार नहीं है या फिर एक विशेषता नहीं है पूछ रहा है। तो ये आपका है इन दिस रूट सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, डी जो आपका सही उत्तर है। ये साइंस का क्वेश्चन है ना। 24 नंबर पे मालाबार ताट पूछ रखा था, किन राज्यों के बीच जो है किन राज्यों में स्थित है मालाबार तट? तो कर्नाटक और केरल के बीच में है ना। बी जो आपका सही उत्तर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये अरेंजमेंट का, सीटिंग अरेंजमेंट का है, ये सर्कुलर रूप में बैठ रखे हैं। तो इसमें क्या है पूछा है, सी इज 13 और लैपटॉप सामने मुंह कर रखा है ना, टेबल फेसिंग सेंटर कर रखा है। तो ये पूछा है कि सी इज सीटिंग थर्ड टू द लैपटॉप जी, है ना। तो यहाँ यदि जी करता हूँ तो सी इधर हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा, है ना। उसके बाद एफ जो सीटिंग है वो सी के लेफ्ट में बैठा है, इसका लेफ्ट में यहाँ पे एफ हो जाएगा, है ना, एफ हो जाएगा। उसके बाद ए इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड जी, मतलब यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। डी जो है सीटिंग है सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, इसके राइट में बैठा है। ई सॉरी डी सेकंड सीटिंग द टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में बैठा है ना। तो यहाँ पे एक और बीच में बैठा दिया है, किसको? एफ डी को बैठा दिया। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन बी एंड ई, तो बी और ई के बीच में कौन कौन बैठा है? तो बी इस साइड हो जाएगा, तो बी और ई के बीच में जो है ये 3 बंदे बैठे हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 हो जाएगा, सी जो है आप सही उत्तर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है आपका,
वेयर वाज द 6 एडिशंस ऑफ एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन कंडक्टेड फरवरी 2025। तो एक धर्मा गार्डियन करके एक एक्सरसाइज हुआ था, मिलिट्री एक्सरसाइज था। तो वो कहाँ पे हुआ था? फरवरी 2025 में जो हुआ था वो 6 एडिशन है। वो आपका माउंट फिजी जो है जापान में, भारत और जापान के बीच में हुआ था, है ना, धर्मा गार्जियन करके। ये जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें क्वेश्चन है आपका फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम प्रयागराज टू हैदराबाद। डिस्टेंस दे रखा है 3456 किलोमीटर बाय राजधानी एक्सप्रेस मूविंग। ये मीटर सेकंड में दे रखा है, ये किलोमीटर में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर सेकंड में, है ना। 3456 मल्टीप्लाई ये 5/18 हो जाएगा। ये आपका किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। और ये आपका 40 दिया हुआ है, 5 × 8 = 40 हो जाएगा। इसको 144 से करोगे, 18 × 8 = 144, है ना। 144 तो 3456 डिवाइडेड बाय 144 तो आपका आ जाएगा 24 घंटे। इसको आप कर सकते हो, है ना। इसमें देखो 4 × 4 = 16, बाकी किसी में नहीं आने का है 16, ठीक है। काटोगे तो ऐसे करके तो 24 घंटा आ जाएगा। तो आप खुद भी कर सकते हो इसको। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट बोल रहा है। स्वदेशी मूवमेंट कब इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस के द्वारा अडॉप्ट किया गया था? तो 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद ही बनारस सेशन में स्वदेशी मूवमेंट का वो चलाया था। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है आपका द रेशियो दिया हुआ है बोट एंड स्टीम का। ये क्वेश्चन है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5/2 है ना। तो देखो एक तो हो जाएगा आपका स्टील वाटर में देखते हैं। तो स्टील वाटर में जो है आपका 5 है ना। और डाउन स्ट्रीम में जो है स्टील वाटर में जो है बोट का स्पीड है 5 किलोमीटर/आवर है ना। और अप स्ट्रीम में जो है वो आपका 2 किलोमीटर/आवर है ना। टोटल जो हो जाएगा ये आपका दोनों का मिला के यदि लेते हैं तो आपका 7 हो जाएगा, है ना। 7 हो गया टोटल। अब यहाँ पे आया ट्रैवल कितना किलोमीटर करता है? 28 किलोमीटर। और टाइम कितना लेता है? 4 का। तो ये आपका 7 आएगा। 7 और 7 का डिफरेंस काट दो तो आपका 1 आ जा रहा है ना। ये डाउन स्ट्रीम का आ जाएगा। 1 जो है ये डाउन स्ट्रीम का आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, एक्चुअल स्पीड निकालना है। 1 हमारा आ गया है इधर से। अब एक्चुअल स्पीड निकालेंगे। तो एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 1 दे रखा है 5 का, 1 दे रखा है 2 का। तो 5x = 5 × 1 हो जाएगा तो बराबर 5 हो जाएगा, है ना। और दूसरा लिखेंगे 2x = 2 × 1, ये आपका 2 आ जाएगा। तो टोटल ये कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। अच्छा वो तो कर रखा था, है ना। दोनों का डिफरेंस जब निकालते हैं डाउन, मतलब जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो मतलब धारा की दिशा में जाएगा तो माइनस होगा। तो 5 - 2 करेंगे तो 3 किलोमीटर वही आ जाएगा। तो क्या पूछ रखा है? अप स्ट्रीम का ही पूछ रखा है इसने। अप स्ट्रीम फ्लो में पूछ रखा है। तो 5 - 3 कर तो 2 आ जाएगा। चीज़ें अब निकालने में लंबी थोड़ी पड़ती है, बाकी आंसर निकल जाता है ना। तो 3 जो आपका सही उत्तर है बी। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा लंबा लग रहा है ना। तो पेट्रोल टैंक इज फिल्ड विद 3 पाइप। एक पेट्रोल टैंक है, इसको 3 पाइप से डाला जा रहा है। और उनका जो है फर्स्ट 2 पाइप ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ काम कर रहा है। फिल द टैंक सेम अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग, दोनों सेम ले रहे हैं। टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन। ये तीसरा जो है एक अकेला कर रहा है। तो सेकंड पाइप द फिल, ये सेकंड पाइप जो है फिल्स द टैंक 3 आवर फास्टर देन फर्स्ट। इसके कंपैरिजन 3 घंटा जल्दी ये भरता है ना। फिर उसके आता है 1 घंटा स्लोअर देन, इसके कंपैरिजन 1 घंटा कम करता है। फिर टाइम रिक्वायर इसका पूछ रहा है ये कितना आएगा बोल के। तो ये आपका 6 आएगा। ये थोड़ा लंबा बनेगा, बाकी 6 आ जाएगा आंसर, है ना। तो यहीं पे ख़त्म होता है। सो इस वीडियो में इतना ही है। और इसमें क्या है, ये आपका जो PDF है आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ
शेयर करना ना भूलें। और साथ ये ज़रूर बताएं कि कमेंट करें कि जो आपको एक्सप्लेनेशन चीज़ों का मिल गया वो कैसा मिला। और जैसे ये 3 क्वेश्चन का मैंने बताया कि आपको ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। मेरे नज़र में मुझे 3 क्वेश्चन दिखे हैं तो मैंने 3 क्वेश्चनों को बता दिया है ना। 3 क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, 3 नंबर आपको एग्जैक्ट मिलने ही मिलने हैं, है ना। बस इतना ही करते हैं फिर। धन्यवाद। जय हिंद।